गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट, बाज़ार क्या होता है। मार्केट एक ऐसा शब्द है जो जनरली सब लोग जानते हैं कि बाज़ार क्या होता है। तो सामान्यतः हम कहते हैं जहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेताओं में आपस में रिएक्शन होता है वहाँ उसे बाज़ार कहते हैं। कहने मत क्रेता क्या होते हैं और विक्रेता क्या होते हैं। तो इन टर्म्स को समझने से पहले अपने को समझना होगा क्रय करना क्या होता है और विक्रय करना क्या होता है। तो सामान्यतः सब स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब होता है बेचना। और जो क्रय करता है उसे हम कहते हैं क्रेता। खरीदने वाले को क्रेता कहेंगे और विक्रय बेचने वाले को हम कहेंगे विक्रेता। ठीक है। और जहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता आपस में संबंध स्थापित करते हैं या आपस में वस्तु और मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं, उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। ठीक है। तो हम मार्केट की जो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन दी गई है उन पे अपन जनरल बात कर लेते हैं। तो जनसाधारण की भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता एक साथ एकत्रित होकर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ हम वस्तु भी ले सकते हैं और सेवाएं भी ले सकते हैं। जो मैंने पहले बताया था, वस्तु वह होती है जिसे अपन देख और छू सकते हैं और सेवाओं को अपन देख और छू नहीं सकते, जैसे मोबाइल सेवा, डाक सेवा, दूरसंचार सेवा या रेलवे की सेवा, यात्रा सेवा, ये सब प्रकार की क्या है, सर्विस है। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अपन मार्केट की जब बात करें तो एक ऐसा स्थान जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, वह बाजार कहलाता है। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषाओं में क्रेता और विक्रेताओं का भौतिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सनली या भौतिक रूप से वहाँ प्रजेंट हो। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि जो मार्केट है वह इंटरनेट पे आ गया है, वह मोबाइल फ़ोन पे आ गया है। अर्थात जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो भी एक प्रकार का बाजार का टाइप होता है। आधुनिक युग में वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय टेलीफोन या अन्य संचार माध्यमों से भी संपन्न किया जाता है। अतः कहने का मतलब कि बाजार का मतलब कदापि यह नहीं होता कि वहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों भौतिक रूप से मौजूद हो। ठीक है। अर्थात किसी स्थान विशेष का होना बाजार के लिए आवश्यक नहीं है। सामान्यतः वस्तु के क्रय विक्रय में या खरीदने और बेचने में क्रेता और विक्रेताओं के मध्य सौदाबाजी का एक संघर्ष जारी रहता है और वस्तुओं का आदान प्रदान तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक क्रेता और विक्रेता दोनों एक कीमत स्वीकार नहीं कर लेते। यह भी एक जनरली बाजार की परिभाषा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रकार, बाजार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कुछ अर्थशास्त्रों की यहाँ परिभाषा मैंने दर्शाई है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कई बार मार्केट की परिभाषा पूछ लेते हैं। तो प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार बाजार शब्द का इस प्रकार सामान्यीकरण किया गया है कि इसका आशय व्यक्तियों के उस समय से लिया जाता है जिसका परस्पर व्यापारिक घनिष्ठ संबंध हो और जो वस्तुओं के बहुत से सौदे करे। ये जेवेंस के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर कुर्नो के अनुसार बाजार शब्द से अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य किसी विशेष स्थान से नहीं होता जहाँ वस्तु और खरीदी और बेची जाती है, बल्कि वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता इस प्रकार हो कि समान वस्तुओं की कीमत संपूर्ण क्षेत्र में समान होने की प्रवृत्ति रखती हो। ठीक है। और एक प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें एक वस्तु की मांग उस स्थान पर हो जहां उसे बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। ये थी बाजार की जनरल डेफिनेशंस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के लिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो जनरली जो मार्केट होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है। पहला जो भाग उसका होता है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ 2 नाम लिखे हैं, पूर्ण और शुद्ध। तो पूर्ण और शुद्ध में क्या अंतर है वो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बता दूंगा। दूसरा होता है शून्य प्रतियोगिता, अर्थात अपूर्ण प्रतियोगिता भी उसे अपन कह सकते हैं, जहाँ प्रतियोगिता का क्या होता है, जहाँ प्रतियोगिता का क्या होता है, अभाव होता है, शून्य प्रतियोगिता उसे बोला जाता है। और जो आपके सिलेबस में है बीए पार्ट प्रथम वर्ष के, वो कौन सी है, केवल शून्य प्रतियोगिता में केवल मोनोपोली, एकाधिकार, जिसमें केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है।
ठीक है। और तीसरा जो है वो है अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग अलग मार्केट डिवाइड किए जाते हैं, अल्पाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, द्विअधिकार, ठीक है। तो इनका विस्तार से अध्ययन अलग अलग हम करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करते हैं सबसे पहले शुद्ध प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात वहाँ बहुत सारे क्या होंगे, विक्रेता उपस्थित होंगे। तो प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तु, फर्में कितनी है, बहुत ज़्यादा है, वस्तु कितनी है, एक समान वस्तु है, समरूप वस्तु है, एक जैसी वस्तु है, बेचती हैं। इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सकते। अर्थात मान लो उस बाजार में बहुत सारी फर्में हैं और वो एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं, मान लो सबके सब चीनी बेच रहे हैं और वो चीनी एक जैसी है, तो इन फर्मों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी कीमतों को घटा या बढ़ा सकें। अर्थात वो बाजार की कीमतों को, मान लो ये जो पहला विक्रेता है वो कीमत 30 रुपये केजी चीनी बेचता है, तो दूसरा भी 30 रुपये प्रति केजी ही बेचेगा, तीसरा भी 30 रुपये प्रति केजी ही बेचेगा। अगर एक भी विक्रेता इनमें से कीमत बढ़ाता है तो सभी के सभी ग्राहक या सभी के सभी खरीदने वाले जो क्रेता होते हैं वो इस विक्रेता को छोड़कर बाजार के अन्य स्थानों पे अर्थात बाजार के अन्य विक्रेताओं के पास चले जाएंगे। क्लियर है? दूसरी जो परिभाषा है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। अब देखना, वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या हुआ? जब मैंने लोच पढ़ाया था तो मैंने बताया था पूर्णतः लोचदार वह होती है कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पे मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब कीमत में परिवर्तन शून्य हो तो भी मांग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है और मांग की लोच कितनी हो जाती है, वहाँ इन्फिनिटी हो जाती है। और जो मांग वक्र बनता है उसकी आकृति कैसी होती है, क्षैतिज अक्ष के समांतर। अर्थात कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए या कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो, मांग मात्रा बढ़ती ही चली जाती है। क्लियर? कीमत में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देंगे तो वो जो क्रेता है वह उस विक्रेता से हटके मार्केट में अन्य स्थान से वस्तुएं खरीदनी शुरू कर देंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। ये इसके लिए आवश्यक शर्त है कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण कोई भी क्रेता और कोई भी विक्रेता ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वो मार्केट की प्राइस को प्रभावित कर सके। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में एक क्रेता एक विक्रेता बाजार में मांग और पूर्ति की दशाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वस्तु की समरूप इकाई, अर्थात उस मार्केट में जितनी वस्तुएं बिक रही है तो मान लो एक विक्रेता के पास उस वस्तु की एक्स क्वालिटी है तो दूसरे के पास भी एक्स क्वालिटी होनी चाहिए, तीसरे के पास भी एक्स क्वालिटी होनी चाहिए। अर्थात वह वस्तु गुण और मात्रा में, गुणों में क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, होमोजेनस प्रोडक्ट होना चाहिए। सभी विक्रेताओं द्वारा बाजार में वस्तु की बेची गई इकाइयों का रूप, रंग, आकार और गुण आदि एक समान होने चाहिए। कहने का मतलब उनमें वस्तु विभेदीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यह कहा जाता है कि वस्तु की इकाइयों के बीच प्रतिस्थापन की लोच अनंत होती है। कहने का मतलब वस्तुएं दोनों सेम है तो एक के स्थान पे अपन दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए जो प्रतिस्थापन की लोच है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। वस्तु को किसी भी विक्रेता से एक समान कीमत पर खरीदा जा सकता है। अब वो वस्तुएं एक जैसी हैं तो उनकी कीमत भी क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। और वह जो उपभोक्ता है या जो क्रेता खरीदने वाला है वो बाजार में कहीं से भी उस वस्तु को उस निश्चित कीमत पे खरीद सकता है। तीसरा जो है वो है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं को विक्रेताओं के बारे में और विक्रेताओं को क्रेताओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है।
अर्थात इस प्रकार कोई भी क्रेता वस्तु की प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीदेगा। तो अपन ये मानकर चलते हैं कि जो क्रेता होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, उनको बाजार की स्थिति के बारे में नॉलेज रहता है कि कौन सी वस्तु की कितनी कीमत है। अब मान लो एक विक्रेता एक्स है, दूसरा वाई है। एक्स तो किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा ले रहा है और वाई उस वस्तु की कीमत वह कीमत ले रहा है जो बाजार कीमत है। तो क्रेताओं को इस बात का पता होगा तो वो क्या करेंगे, एक्स से वो वस्तु नहीं खरीदेंगे और किससे वस्तु खरीदेंगे, वाई से कीमत वस्तु खरीदेंगे। और उन क्रेताओं को उस वस्तु के गुण, आकार, रंग आदि के बारे में सब पूर्ण जानकारी होती है। इसीलिए बाजार में वस्तु की सामान्यतः एक जैसी या एक कीमत पाई जाती है। अगला है फर्मों में प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता, अर्थात फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कहने का मतलब पूर्ण प्रतियोगिता जो मार्केट है जिसमें बहुत सारी फर्में होती है, में कोई भी नई फर्म प्रवेश कर सकती है और कोई भी नई फर्म निकास कर सकती है, उसमें से निकल सकती है। तो दीर्घकाल के अंदर कोई भी फर्म वहाँ से एग्जिट हो सकती है और एंट्री भी कर सकती है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के उद्योग में आने और जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जो साधन होते हैं, जो भी उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधन बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी समस्या के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, दूसरे उद्योग से तीसरे उद्योग में गमन कर सकते हैं, या फिर एक फर्म से दूसरी फर्म में भी वो जा सकते हैं। अगला है वस्तु की केवल एक कीमत, सिंगल प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये मैंने बता दिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की केवल एक ही कीमत होती है। इससे अधिक कीमत लेने पे जो क्रेता है वो उस विक्रेता के पास नहीं जाएगा जो ज़्यादा कीमत वसूल रहा है। ठीक है, तो अधिक कीमत लेने पे उस विक्रेता की मांग कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वह है फ्री ट्रेड पॉलिसी, हस्तक्षेप की नीति, या फिर अपन बोल सकते हैं हस्तक्षेप रहित नीति, या फिर बोल सकते हैं स्वतंत्र व्यापार नीति। अर्थात जो मार्केट है उसमें जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। अर्थात सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगाती है कीमतों पर और वो बाजार को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो ये जनरल थी पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषाएं, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। अब अपन बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की डेफिनेशंस। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो पहली परिभाषा है पूर्ण प्रतियोगिता उस समय पाई जाती है जिस समय प्रत्येक उत्पादन की उपज की मांग पूर्णतया लोचदार हो। पूर्णतया लोचदार होने का मतलब कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो मांग बहुत अधिक परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात अगर कीमतें बहुत ज़्यादा कीमत थोड़ी सी भी बढ़ा दी, कुछ पैसे भी बढ़ा दिए, तो मांग गिर के कितनी हो जाएगी, उसकी शून्य हो जाएगी जिसने कीमत बढ़ाई है। और अगर कीमत कम कर दी तो मांग पूर्णतया उस व्यक्ति के पास आ जाएगी। तो कहने का मतलब मांग वक्र जो होगा वो पूर्णतया लोचदार होगा। इसका अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे एक विक्रेता जो है वो बाजार की कुल पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा, सभी क्रेता अपनी पसंद के बारे में एकमत होते हैं, इस पर कारण बाजार क्या होता है, पूर्ण होता है। ये थी पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषाएं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में क्या अंतर है, पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता में क्या अंतर है। तो अब तक जो मैंने विशेषताएं बताई हैं, ये जो विशेषताएं, ये जो 6 विशेषताएं हैं, ये सब की सब किसकी है, विशुद्ध प्रतियोगिता की है, प्योर कंपटीशन की है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, वस्तु में एक रूपता या समरूपता होनी चाहिए, फर्मों में उद्योग प्रवेश करने की और छोड़ने की दीर्घकाल में स्वतंत्रता होनी चाहिए, फर्म का उद्देश्य लाभ को मैक्सिमाइज करना, लाभ को अधिकतम करना, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परिवहन लागत अपसेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, विशुद्ध प्रतियोगिता की लक्षण है। और इसमें जब 2 लक्षण और जोड़ दिए जाते हैं तो वो कैसी प्रतियोगिता बन जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता बन जाती है। कहने का मतलब इन सभी विशेषताओं में ये जो विशुद्ध प्रतियोगिता की है इनमें 2 विशेषताएं जोड़ दें। पहली विशेषता जो है वह है बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाजार का क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान
होना चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है। और दूसरी विशेषता है उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब देखो, इसमें एक तो ये जो 5 नंबर विशेषता है ये वाली साधनों की पूर्ण गतिशीलता, दूसरा ये जो 3 नंबर विशेषता है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, ये दोनों जब शुद्ध या विशुद्ध प्रतियोगिता में जुड़ जाती है तो वो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट बन जाता है। ठीक है। तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता का अर्थ उस प्रतियोगिता से है जिसमें एकाधिकारी तत्व पूर्णतः अनुपस्थित रहता है, अर्थात उसमें मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं रहती। पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में यह अधिक सरल तथ्य है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी की अनुपस्थिति के अलावा कुछ अनेक पूर्णताएं पाई जाती है। तो ये जो सब की सब है वो है विशुद्ध प्रतियोगिता। और जब विशुद्ध प्रतियोगिता में दो और विशेषताएं जोड़ दी जाए, कौन सी? बाजार का पूर्ण ज्ञान, अर्थात भविष्य के बारे में भी उसे पूर्ण नॉलेज हो, और साधनों की पूर्ण गतिशीलता, तो वह कैसी प्रतियोगिता बन जाती है? विशुद्ध प्रतियोगिता बन जाती है। विशुद्ध प्रतियोगिता, हाँ, विशुद्ध प्रतियोगिता बन जाती है कब? जब विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर हम ये दो विशेषताएं जोड़ दें तो वो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बन जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक भी विशेषता 100% वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती है, परंतु कुछ अर्थशास्त्री जनरली ये कहते हैं कि जैसे एग मार्केट, अंडा मार्केट है, कृषि वस्तुओं का मार्केट है, सोने का मार्केट है, शेयर मार्केट है, आदि बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या आलोचनाएं होती है। ठीक है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसका वास्तविक जगत में कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जो पूर्ण प्रतियोगी हो, क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें एक जैसी नहीं होती, सभी वस्तुएं समरूप नहीं होती, फर्मों की एग्जिट एंट्री फ्री नहीं होती है, सरकार का हस्तक्षेप हर जगह होता है। तो बाजार संरचना व्यवहारिकता से बहुत दूर है। तो बाजार पूर्ण प्रतियोगिता की वे शर्तें जिन्हें अव्यवहारिक और अवास्तविक बनाती है वो कौन कौन सी है? तो पहली बात कि हम बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, उसमें वस्तु समरूप होती है, लेकिन जनरली वास्तविक जगत में एक समान वस्तुएं नहीं होती बल्कि निकट स्थानांतरण होती है, क्लोजली सब्सटीट्यूट होती है। जैसे मैंने बताया था लक्स साबुन और हमाम साबुन, ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है। और तीसरी लाइबॉय साबुन, ये 3 वस्तुएं हैं। क्लियर है? ये तीनों कौन से उद्योग में आती है? साबुन उद्योग में। लेकिन क्या साबुन उद्योग की सभी साबुनें एक जैसी होती है दिखने में या गुणों में? नहीं, अलग अलग होती हैं। एक के स्थान पर दूसरे का यूज हो सकता है लेकिन एक जैसी समरूप नहीं होती है। ठीक है। इस प्रकार वास्तविक जीवन में वस्तु विभेद पाया जाता है, तीनों में अलग अलग होती है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा, क्रेता और विक्रेताओं को मार्केट का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। तो यह मान्यता भी क्या है? अव्यवहारिक है, क्योंकि जनरली हमें पता है हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पहले से आइडिया नहीं होता कि कौन सी वस्तु की कीमत कितनी है। उत्पत्ति के साधन पूर्णतः गतिशील हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो एक उत्पत्ति का साधन है श्रम। ठीक है। उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपन ले जाएं, अपन बात करते हैं कि वो जा सकता है, लेकिन वो क्यों जाएगा? जब उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लालच होना, या फिर वो उसको और ज़्यादा सुविधाएं मिले, वरना कभी भी कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पे कार्य नहीं करेगा। ठीक है। तो ये गतिशीलता साधनों में नहीं पाई जाती है। वास्तविक जगत में एक वस्तु के अनेक उत्पादक नहीं हो सकते, बल्कि थोड़े से उत्पादक होते हैं और प्रत्येक उत्पादक कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो काल्पनिक है और दैनिक और आधुनिक जगत में यह दुर्लभ बाजार की अवस्था है। क्लियर? तो अभी तक इस वीडियो में अपन ने पढ़ा कि मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट और विशुद्ध मार्केट में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट जो होता है उसमें कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। थैंक यू।